एमए फाइनल प्रश्न पत्र 9th A के टॉपिक सत्यशोधक समाज पर आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने भी सत्यशोधक समाज का नाम सुना होगा, इसके बारे में पूर्व में पढ़ा होगा। महाराष्ट्र में पूना में ज्योतिराव फूले, जिनको बाद में महात्मा ज्योतिबा भी कहा गया, जो कि महाराष्ट्र के माली समाज से थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज स्थापित किया। वस्तुतः इस समाज से क्रिश्चियन मिशनरी में शिक्षा प्राप्त करने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की तब उनको पुरातन पंथी ब्राह्मण प्रभुत्व समाज और धर्म जो भारत में प्रचलित था उसके प्रति उनको नफरत हुई। उनको ये लगा कि समाज के उच्च वर्ग निम्न वर्ग की शिक्षा में, उसकी उन्नति में बाधक बने हुए हैं। उनको शिक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है या उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। तो मूलतः ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इनका योगदान 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में पिछड़े तबकों की शिक्षा पर केंद्रित था। उनकी पत्नी ने पहली ऐसी स्कूल बनाई जो केवल लड़कियों के लिए खोली गई थी। उसके बाद से महिला शिक्षा के प्रति चेतना समाज में जागृत हुई और उन्होंने, ज्योतिराव फूले ने ईश्वर और मनुष्य के बीच में किसी भी बिचौलिए यानी ब्राह्मण के होने को अस्वीकार किया। उन्हें लगता था कि जो ईश्वर में आस्था है आम हिंदू लोगों की, उसका ब्राह्मण गलत फायदा उठा रहे हैं और जो निम्न वर्ग है, वंचित वर्ग है, पिछड़ा तबका है, उसको विकास से रोक रहे हैं, शिक्षा से रोक रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में उनको आने नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुदेवतावाद का भी विरोध किया। उनके सत्यशोधक समाज के मूल सिद्धांतों में एकेश्वरवाद प्रमुख था। उन्होंने भारत में आर्यों के आगमन की एक अलग थ्योरी बताई। उनका ये कहना था कि आर्य भारत में ईरान से आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और जो स्थानीय क्षत्रिय थे हिंदुस्तान में, उनको शूद्रों में परिवर्तित कर दिया। ऐसा कहने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि शूद्र अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना समझे, बल्कि वो आर्यों के क्षत्रियों से ही उत्पन्न, आर्यों से पूर्व जो क्षत्रिय थे उनको आर्यों ने शूद्रों में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन फूले ने इस बात का प्रचार किया। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में कम खर्चीली अंतरजातीय शादियों का समर्थन किया और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और जो दलित और निम्न जातियां थी उनको शिक्षा के लिए सत्यशोधक समाज ने प्रेरित किया। एक और बात जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फूले के विचारों के संबंध में
अलग रूप से दृष्टिगत होती है वो ये है कि 19वीं शताब्दी में जो प्रारंभ हुआ भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उससे फुले ने अपने आप को अलग रखा। वो राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध करने के पक्षधर नहीं थे, और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि अंग्रेजों का विरोध करने से जो वंचित, दलित, जो दमित तबका है वो और अधिक पीछे चला जाएगा। इसके ठीक विपरीत वो अंग्रेजों के कृपा पात्र बनकर गरीब लोगों के लिए नौकरियों की मांग अंग्रेज सरकार से करते थे ताकि उनका भी उत्थान हो सके। 20वीं सदी में जो ब्राह्मणवाद के विरोध का जो महाराष्ट्र में जो आंदोलन शुरू हुए, विशेषकर जो मनी लेंडर थे, साहूकार जो अधिक ब्याज पर काश्तकारों को पैसा देते थे और सूद ब्याज का जो धंधा करते थे, उनके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसके मूल में भी ज्योतिबा फुले की प्रेरणाएं थी। फुले ने समाज को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक को एक सशक्त माध्यम माना। इसको उन्होंने तमाशा नाम दिया कि वो कहीं भी एकत्रित होकर समाज की बुराइयों पर या किसी भी प्रकार के जो अंतर विरोध थे उस पर वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा गणपति उपासना की भी उन्होंने अलग व्याख्या की। वैसे तो गणपति उपासना भगवान गणेश की उपासना से संबंधित है, और आप देखें कि इसी प्रांत के बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उपासना को गणपति महोत्सव में बदल दिया था, और जो गणेश चतुर्थी और उसके बाद जो गणेश की पूजा चलती है महाराष्ट्र में जो बहुत लोकप्रिय है, फुले ने इसकी अलग व्याख्या की। उन्होंने कहा कि गणपति का जो शब्द विभाजन है वो गण का अर्थ लोक से, जनता से है, और पति का अर्थ लीडर से है जो कि नेता से है। तो इन्होंने गणपति महोत्सव या उत्सव को जनता और उससे जुड़े हुए नेताओं का उत्सव बताया। इसको धार्मिक मानने से उन्होंने इनकार किया। और जब ब्राह्मणवाद के विरोध में उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया तो उसका एक काउंटर आंदोलन भी शुरू हुआ महाराष्ट्र में। ब्राह्मण भी एकजुट हुए और ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज और उसके विचारों का उन्होंने विरोध किया। इसमें विशेषकर विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का नाम प्रमुख रूप से आता है। इन्होंने सत्यशोधक समाज का विरोध किया। जब सत्यशोधक समाज को बाद में जो राज्याश्रय मिला वो विशेषकर कोल्हापुर के छत्रपति शाहू ने इसको मान्यता दी और इसको संरक्षण दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1902 में छत्रपति शाहू ने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% नौकरियां गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दी। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था जो ज्योतिराव फुले के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने ये कार्य किया। और सत्यशोधक समाज ने भारतीय राजनीति और विचारों में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। केवल ये पूना तक या महाराष्ट्र तक या ज्योतिबा फुले तक ही सीमित नहीं था। जो समानता का अधिकार और उसकी जो मांग थी और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को जो समाज में जो चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की, उनके इन विचारों से आगे चलकर बहुत सारे नेता लोग प्रभावित हुए और उन्होंने उनके इन विचारों को अपनाया और उनको आगे बढ़ाया। आगे चलकर सबसे बड़े जो नेता इस संबंध में जो देखने को मिले वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उन्होंने अपने लेखन में भी ये स्वीकार किया कि ज्योतिराव फुले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो अम्बेडकर जैसे विचारक को भी ज्योतिबा फुले ने प्रभावित किया। सत्यशोधक समाज के विचारों से वो प्रभावित हुए। ज्योतिराव फुले ने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी थी। आप अपने नोट्स में इनको नोट कर लें। निश्चित रूप से जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी
और सत्यशोधक समाज पर पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न में इन पुस्तकों का उल्लेख बहुत ही जरूरी रहेगा। उनकी पुस्तकें बहुत सारी है, उसमें सबसे प्रमुख थी तृतीय रत्न। ये एक नाटक था, इसको नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। दूसरी पुस्तक थी छत्रपति राजा का पवंडा। तीसरी पुस्तक थी तीसरी पुस्तक थी ब्राह्मणों की चालाकी। चौथी पुस्तक जो उनकी बहुत लोकप्रिय हुई और जिसके लिए ज्योतिबा फुले जाने जाते हैं, वो थी गुलामगिरी। इसके अलावा और पुस्तकें थी किसान का कोड़ा, सत्सार, इशारा, अछूतों की कैफियत, सार्वजनिक सत्यार्थ पुस्तक, सत्यशोधक समाज की मंगल गाथाएं, पूजा विधि और अखंड काव्य। ये लगभग 10-11 किताबें ज्योतिराव फुले ने लिखी और इनको छापकर प्रेस से छपवाकर इनको विभिन्न महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में इनको बंटवाया गया। तो इस प्रकार से जो है पूना में, महाराष्ट्र के पूना से ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी समालोचना में ये कहा भी जा सकता है कि ये एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था और सामाजिक जो अपलिफ्टमेंट वो चाहते थे गरीब तबके का, जो वंचित वर्ग था, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। ये राजनीति की एक अलग धारा थी और ये राष्ट्रवाद से, जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व कालांतर में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया, उससे भी बिल्कुल अलग ये विचार थे। इस दृष्टि से जो है एक डिफरेंट वे में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया और उनकी सार्थकता, उनके विचारों की सार्थकता को साबित किया, प्रमाणित किया, स्वीकार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब उन्होंने दलित तबके के लिए बड़े आंदोलन चलाए और उनके कल्याण के लिए सरकारों को, चाहे वो अंग्रेज सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख थी, उनको भी उन्होंने झुकने के लिए बाध्य किया। उन्होंने इस बात को मनवाया कि भारत में सामाजिक भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था और उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग के विकास में, शिक्षा में बाधक बन रहा था। तो इस दृष्टि से जो है सत्यशोधक समाज का अपना महत्व है।